अभय जी एक सेकेंड। अखिलेश यादव जी ने एक्चुअली ट्वीट किया है, अगर अभी भी आप जाएं एक्स पर उनके पोस्ट में देखें तो लास्ट एडिटेड लिखा आता है, और लास्ट एडिटेड पे क्लिक करेंगे आप तो आपको फिर समझ में आएगा कि उन्होंने एक वीडियो को क्लिप किया। क्या इतने बड़े कद के नेता भी सोशल मीडिया पर चीजों को मैनिपुलेट करेंगे अपने हक में? यह आरोप बड़ा गंभीर है। प्रजातंत्र को एडिट कर करके सरकारें बना रहे हैं। सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा चंडीगढ़ में हमने देखा, कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जाली में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ये हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रामाणिक रूप से आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए। चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रमाण दीजिए। अखिलेश यादव कहते हैं मैंने 16,000 मतदाताओं की लिस्ट भेजी, मुंह में दही जमाकर चुनाव आयोग बैठ गया, उसका जवाब भी नहीं देता। ऐसा कैसे संभव है कि वोटिंग परसेंटेज जारी कर देने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6-6, 8-8% वोटिंग वोट्स बढ़ाकर बता रहा है? ये कैसे संभव है, ये पूछना चाहते हैं हम। नागपुर में ईवीएम मशीन पकड़ी गई, हमने हरियाणा में कहा था कि 99% कैसे बैटरी है, आप ये बता दीजिए हमको, नहीं तो भारत की सरकार को फॉर्मूला बता दीजिए, तो कम से कम बैटरियों वाली गाड़ियां तो चलने लगेगी। लेकिन उसका कोई जवाब ये नहीं देते। अभय जी सिर्फ एक वाक्य बता दीजिए, आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। अगर वो 16,000 की लिस्ट सौंप रहे हैं, और क्या बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि साहब वो माइनॉरिटी के, सिर्फ माइनॉरिटी के नहीं साहब। अरे मैंने तो बोला नहीं माइनॉरिटी, आपका इरादा तो समझते हैं ना हम। आशुतोष जी, आप काम ही वो करते हैं। वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। आशुतोष जी, आज देश के सबसे ज्यादा सांसद जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव को डिफेंड करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या अखिलेश यादव ने एक सीट नहीं दी? ये देखिए मजबूरी। अखिलेश यादव ने 9 में से 1 सीट फूलपुर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन फूलपुर की भी सीट अखिलेश यादव ने नहीं दी कि हमें लड़ने दो, आप हरा दोगे। नहीं, हमने समर्थन दे दिया था, हमने 10 सारी सीट पर समर्थन। सवाल पर आते हैं। पीएम के इस आरोप में कितना दम है कि कांग्रेस पार्टी खुद खत्म हो रही है, परजीवी होकर रह गई है, और महाराष्ट्र के नतीजे ईवीएम के माथे फोड़ देना और झारखंड के नतीजों को सही ठहरा देना सही है या गलत है आपकी नज़र में? मुझे लगता है कि 1952 से लेकर अगर 1984 तक के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के प्रदर्शन को देख लीजिए, इन सारे चुनावों में बीजेपी को और जनसंघ को सारी सीटों को मिला दीजिए तो भी 80 सीटें नहीं होती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? कितनी सीटें आई थी 52 में? 3 या 4? और मैं तो कह रहा हूं 84 तक सारी सीटें 52 से लेकर जो है 80 भी नहीं होती थी। तो मैं ये कह रहा हूं 1984 में जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई ना। क्या उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बड़े नेता नहीं थे? बड़े नेता थे। तो राजनीति में और जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व खतरे में पड़ता है, लेकिन अगर वहां से अपने आप को रिजुविनेट कर लें, नए तरीके से रास्ता खोज लें, तो पार्टियां खड़ी भी होती हैं। और कई पार्टियां ऐसी खड़े, डीएमके तमिलनाडु में तो ऐसा कई बार हुआ, डीएमके 0 सीट आई पूरे लोकसभा के चुनाव में, यहां तक कि विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरीके से खत्म हो। तो मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जाहिर सी बात है हमेशा विपक्ष पर हमले करेंगे, और ये उनका अधिकार भी, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन ये कह देना कि कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये मुझे लगता है कि एक राजनीतिक पार्टी को तो शोभा देता है, लेकिन एक पत्रकार के लिए और एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए ये शोभा नहीं देता है। मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है आज भी कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर 20% वोट बल्कि 21% वोट की पार्टी है, और 100 सांसद उसके पास हैं। 3 राज्यों में उसकी सरकार है, कम से कम 3 दूसरे राज्यों में वो दूसरे पार्टियों के साथ साझा सरकारों में है।
तो उसके अस्तित्व पर सवाल प्रधानमंत्री जी खड़ा कर सकते हैं, सुधांशु जी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको और आपको तो उसका एक निष्पक्ष तरीके से एक आकलन करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी आज भी देश की सबसे जिस तरह से आपने बीजेपी का आकलन किया या संघ का आकलन किया, वैसे क्या आज कांग्रेस के कमजोर होने का आकलन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होती, अगर उसकी लीडरशिप कमजोर नहीं होती, तो उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो 4 राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी हरा रहा है या खुद हार रहे हैं। देखिए, ईवीएम के बारे में तो राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता उस पर बयान दे सकते, पत्रकार। मेरा साफ तौर पर मानना है कि ईवीएम की दुहाई देने वाले लोग दरअसल अपने अंतर्मन में झांके और झांकने की कोशिश करें। गलती आप में है, ईवीएम में गलती नहीं है। या तो आपके पास सबूत है, तब तो आप सामने आइए, कहिए कि ईवीएम में प्रॉब्लम है। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर ये बहाना मत करिए, क्योंकि जब आप ईवीएम का सहारा लेंगे तो अगला चुनाव आप कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अगला चुनाव लड़ने का मतलब है कि आप मान के चले हम तो जीत नहीं सकते। तो स्पष्ट बात क्या है? अंजना जी, अब तो बड़ाई कर रहे हैं आपकी। अरे ये जो बीजेपी के समर्थक है, उनको सबसे ज्यादा गुस्सा यही आता है। देखिए, ये आपने जो कहा, आशुतोष जी, चूंकि आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको, हम लोग भी देश में चुनाव में 100 सीटों पर मैंने ट्रैवल किया, अभी 30 सीटों पर महाराष्ट्र में। अगर ये आप कहेंगे कि जितने समर्थक हैं ये बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, तो ये व्यू पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम जाते हैं, हमने देखा है कई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो बहुत पैशनेट हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर। मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के समर्थक है, मैंने कहा बीजेपी के समर्थकों की तरह बिहेव मत करिए। आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप दोनों विचारों को ग्रहण करिए। अगर मैं कोई बात गलत कर रहा हूं तो ठीक है, सुधांशु जी जवाब देंगे उसका।